का साथियों, आज जो हम देख रहे हैं टॉपिक, वो देख रहे हैं सिविल सर्विसेज कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी को। सिविल सर्विसेज कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये जो डिक्शनरी है, ये जो हमारे पास प्रीवियसली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता था, मिनिस्ट्री होती थी, उसने पब्लिश करी हुई है, जैसे अब हम एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि वाटर कॉम्पिटेंसीज, हमारे पास जो कॉम्पिटेंसी है, योग्यता है। अब अगर हम बात करें कॉम्पिटेंसीज की, जो कॉम्पिटेंसीज हैं या योग्यताएं हैं जिन्हें हम कहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हम क्या पाते हैं, हम यहाँ पे पाते हैं कि अगर ये हमारी पर्सनालिटी है तो हमारा जो स्किल और नॉलेज है वो बाहर दिखाई देता है, जबकि बिलो जो वाटर लाइन दिखता है हमें, जो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती, इसमें हमें सोशल रोल, सेल्फ इमेज, ट्रेड्स, ये सारी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं। अभी कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी क्या है, तो कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी में हम एक तो कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज, कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए एक सिविल सर्वेंट को, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ हम इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे, और फिर इसके लिए जो बिहेवियरल इंडिकेटर्स हो सकते हैं, आपके व्यवहार में क्या क्या संकेतक होंगे इसके, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर इसका एक प्रोफिशिएंसी लेवल कितना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई एक अच्छा परफॉर्मेंस दें, या आप चाहते हैं कि आप इस लेवल के एक सिविल सर्वेंट बने, तो आपको किस लेवल की चीज़ें चाहिए होंगी, उसको हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये इसको देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो इंडियन सिविल सर्विसेज का जो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है, ये 4 हमें दिखता है पिलर्स के ऊपर। पहला पिलर है ईथोस, दूसरा पिलर है एथिक्स, तीसरा है इक्विटी, और चौथा है एफिशिएंसी। यानी जब हम ईथोस की बात करते हैं तो यहाँ पे किस चीज के ऊपर बात होती है, तो यहाँ ईथोस जो हमारे पास होने चाहिए, जिनके ऊपर फिर हम एथिक्स डेवलप करेंगे, यानी वो फीलिंग्स जो कि एथिक्स को डेवलप करती हैं, तो वो है सिटीजन सेंट्रिसिटी। यानी हम भारत के नागरिक हैं, तो भारतीयता अगर हम में जागृत होगी तो इस चीज को हम देखेंगे। दूसरा फिर हम देखेंगे इंक्लूसिवनेस, यानी हम सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति को लेकर चलते हैं, दैट इज इंक्लूसिवनेस, समावेशन। फिर प्रमोटिंग पब्लिक गुड, यानी हम जो भी काम करें उससे सबका लाभ हो, इस तरह की संकल्पना को हम लेके चल रहे हैं। एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, हम यहाँ पर जो एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे कि हम कैसे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देख सकते हैं। फिर दूसरा जो हमारा पिलर हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है एथिक्स, जो कि हम जीएस पेपर 4 का टॉपिक ही देखते हैं, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, और इसके ऊपर बेस्ड हमारा जो अलग अलग तरीके से हम देखेंगे। तो जो एथिक्स है, इंटीग्रिटी है, एप्टीट्यूड है, यहाँ पर हमें एथिक्स में ये चीज़ दिखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल ओपन होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, उसका जजमेंट हमेशा इंटीग्रल होना चाहिए, ये चीज़ें हमें दिखाई देनी चाहिए एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में। फिर हम बात करें इक्विटी, तो इक्विटी का मतलब है कि जो हम एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेस्ड इक्वालिटी की बात करते हैं, उसे हम इक्विटी देखते हैं। यानी हम सभी सिटीजन्स को एक जैसा उनके क्षमताओं, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से देखते हैं। इसे इसमें पर्टिकुलरली वीकर सेक्शन जो होता है उसके हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी जो है उसमें हम बात करेंगे कि हम कितना बेहतर काम कर रहे हैं। अगर हमें कहीं पे टाइम मिलता है तो टाइम का कितना बेटर हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कहीं रिसोर्स मिलते हैं तो ये रिसोर्स का कितना बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं। इसको हम देख सकते हैं वैल्यू फॉर मनी के रूप में, या फिर ह्यूमन जो हमारा कैपेसिटी है, कैपिटल है, उसका हम कितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं, और हम इनके ऊपर बेस जो है वो चीज़ें करेंगे। अब अगर हम इसमें देखें तो इथोस में हमें 5 देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं इथोस की बात करूं तो पहला है पीपल फर्स्ट, दूसरा है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, चौथा है कमिटमेंट, और पांचवा है लीडिंग द अदर्स। इथोस जो मुझे आएंगे, यानी मुझे अपने से ज़्यादा दूसरों को पहले महत्ता देनी है, पीपल फर्स्ट होता है हमेशा एक सिविल सर्वेंट के लिए। दूसरा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग,
हम कैसे स्ट्रैटेजिकली अलग अलग चीज़ों के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि हर जगह हमारी रणनीति अलग होगी। कहीं पर भी दो परिस्थितियों में एक समान रणनीतियाँ नहीं हो सकती, तो उसको हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम कितना कमिटेड हैं और हम दूसरों को कितना लीड करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर बात होती है। नेक्स्ट फिर हम इसमें बात करते हैं, तो हम देखें एथिक्स की। जब हम एथिक्स के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ हमें इंटीग्रिटी देखने को मिलती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है हमारा, अलग अलग तरह के जो हमारे स्किल्स होंगे, वर्क फंक्शनैलिटी होगी, रोल्स होंगे, उसके अंदर हमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितना हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी के अंतर्गत फिर हमें 4 हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें है कंसल्टेशन एंड कॉन्सेंसस बिल्डिंग। जब हम अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो क्या वो सभी लोग मिलकर एक साथ हम कर पा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कि कॉन्सेंसस होना चाहिए, हम सब एक साथ उस चीज़ के लिए एग्री होने चाहिए। तो इसके लिए हमें बहुत आवश्यक होगी हम सबसे कंसल्ट करें, डिस्कशन करें अलग अलग तौर पे, तभी हम इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमें डिसीजंस लेने होंगे इंडिविजुअल लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी। इसके अलावा जो हमारे पास अलग अलग फंक्शंस मिलेंगे उसके अंदर हमें डिसीजन लेने होंगे, तो हर जगह की हम कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं उसके ऊपर बात होती है। फिर हम बात करते हैं एम्पैथी की, जो सिंपैथी से अलग है। सिंपैथी में हम दूसरों के साथ अपने दूसरों की फीलिंग्स को शेयर करते हैं, लेकिन एम्पैथी में हम उनकी फीलिंग्स को एक्चुअली खुद फील करते हैं। और फिर डेलीगेशन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क आता है, क्योंकि सारा काम हम खुद नहीं कर सकते, तो हमें अपने वर्क को डेलीगेट करना पड़ता है जिससे कि हम उसको एफिशिएंटली कर सकें। ये भी हमें इक्विटी के अंदर देखने को मिलेगा। और फिर लास्टली हम देखते हैं, देखने को मिलता है एफिशिएंसी। 12 है इसमें, एफिशिएंसी में हमें कॉम्पिटेंसीज देखने को मिलती हैं। रिजल्ट ओरिएंटेशन, हम कितना रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, यानी हम कितने रिजल्ट को लाना चाहते हैं, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार काम करें। फिर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, यानी हर चीज़ के पीछे के कंसेप्ट को जानकर ही हम आगे काम करते हैं। हम इसको वेगा बॉन्डली या फिर जो है रैंडमली नहीं करते, पहले हम आराम से जानते हैं कंसेप्ट को, उसके पीछे के सारे कंसेप्ट पर, उसके ऊपर काम करते हैं। फिर हम देखेंगे इनिशिएटिव एंड ड्राइव, हम किस तरीके से अलग अलग जगह इनिशिएटिव्स लेते हैं और इनिशिएटिव्स लेके हम कितना ड्रिवन है किसी एक वर्क को करने के लिए, कितना जुनून है हमारे पास किसी एक काम को करने के लिए। फिर हम देखते हैं सीकिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कोई सा भी काम हम करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी सूचनाएं हमें ढूंढनी पड़ेंगी, खोजनी पड़ेंगी, तभी हम उस काम को एफिशिएंटली कर पाते हैं। तो हम कितना इन्फॉर्मेशन को सीख कर पा रहे हैं, इसके लिए कितना एक्टिव है और कैसे इसको फिर कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए फिर हमें नेक्स्ट चाहिए होती है प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। अगर मुझे कोई भी काम करना है तो उससे रिलेटेड सारी की सारी प्लानिंग हमें देखनी पड़ेगी, और जब हम प्लान होके काम करते हैं तो उसको हम ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं। और फिर उस प्लानिंग के हिसाब से हमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हमारे उस काम को करने वाले लोग हैं, उन सब के बीच में एक हमें कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेशन ही फिर हमें क्या देगा, फिर अल्टीमेटली हमें बेटर रिजल्ट्स देता है। अब फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें डिज़ायर फॉर नॉलेज, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमें करनी है उसके बारे में हम कंप्लीटली नॉलेजेबल हो, तभी हम उसके लिए बेटर प्लानिंग कर सकते हैं, तभी हम उसके लिए देखेंगे कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग कर सकते हैं, और तभी हम देखेंगे कि जो हमने प्लानिंग करी है उससे हमें बेटर रिजल्ट्स देखने को। तो इसके लिए एक इंटरनल डिज़ायर होनी चाहिए कि हम हमेशा हर चीज़ को पहले नो करें अच्छे से, जितने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान सकेंगे उतना ज़्यादा हमें बेहतरी देखने को। फिर आता है इनोवेटिव थिंकिंग। हम अक्सर जब काम करने जाते हैं तो हम ट्रेडिशनल जो वेज है उसको लेके चलते हैं, लेकिन हर सिचुएशन अपने आप में यूनिक होती है और दूसरे से डिफरेंट होती है, और जब अपने आप में यूनिक होती है और दूसरे से डिफरेंट होती है तो हमें वहाँ कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। तो इनोवेटिव थिंकिंग इसी के ऊपर बात। फिर हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जितना भी हमारे आसपास लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं या जो भी कोई सिचुएशंस हैं उसको हम एज अ प्रॉब्लम टैकल करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो हम उसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसके ऊपर बात होती है। फिर डेवलपिंग अदर्स, हम कैसे दूसरों को डेवलप करने के लिए काम करते हैं। और नेक्स्ट आता है इसमें सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल।
तो जब हम दूसरों को डेवलप करने की संकल्पना देख रहे हैं तो उसमें क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हम जो कोहेसिवली चल रहे हैं, कोलैबोरेट करके चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं, तो उसमें सबका डेवलपमेंट इसमें हमारा जो होना चाहिए वो होना चाहिए। ये हमें क्या देता है, ये हमें एक जो एक इंक्लूसिव और एक सस्टेनेबल एक मॉडल देता है। यानी अगर सिर्फ कोई कुछ सेक्शंस डेवलप हो रहे होंगे, सब कोई डेवलप नहीं हो रहा होगा, तो इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। नेक्स्ट फिर हम इसमें देखते हैं सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। तो अगर मुझे कहीं परफॉर्म करना है तो मुझे स्वयं को सबसे पहले जानना पड़ेगा, सेल्फ को सबसे पहले जानना पड़ेगा, और फिर अलग अलग जगह अपने ऊपर कंट्रोल लेना पड़ेगा ताकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकूं। अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट जो अपना है वो इसी से आता है जब हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं। जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात करें तो अगर इमोशनली हम स्टेबल नहीं है तो हम कभी भी सक्सेस नहीं ले सकते। फिर आता है कम्युनिकेटिंग स्किल्स। तो हर जगह जब हम सोशल इंटरेक्शन में हैं तो हमें पीपल से कम्युनिकेशन करना पड़ता है, इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव होनी चाहिए, हम अपनी बात सही से समझा सकें, दूसरी समझ सकें। और लास्टली हम देखते हैं टीम वर्किंग। हमें टीम में काम करना आना चाहिए, तभी हम कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन इस चीज़ को फैसिलिटेट कर पाएंगे। टीम भावना होनी चाहिए और इसके ऊपर यहाँ पर बात होती है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस की बात की गई है। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस को देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इक्विटी, inclusiveness, participation, consensus orientation, rule of law, effectiveness and efficacy। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि गुड गवर्नेंस देते हैं। अकाउंटेबल, कोई सी भी चीज हो उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, किसकी हम जवाबदेही तय करें। अगर कोई काम नहीं होता है या कोई काम करना है तो किसको जाकर पकड़ें, अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी, जो काम हो रहा है वो सबको पता होना चाहिए, और वो काम कौन कर रहा है, कितने दिन में पूरा होगा, उसमें कितना खर्चा आया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इक्विटी, इक्वल फॉर ऑल की बात हम करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें इनकलकेट करना। इंक्लूसिवनेस, फिर हम बात करते हैं कि हर एक जो सोसाइटी का मेंबर है उसके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। पार्टिसिपेटरी, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कॉन्सेंसस ओरिएंटेशन, यानी हर किसी को उसमें भागीदार बनाना चाहिए जब हम कोई डिसीजन लेते हैं। रूल ऑफ लॉ, कानून का पालन। और इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, प्रभाविता कितनी है और दक्षता कितनी है, वैल्यू ऑफ मनी कितनी है, वैल्यू ऑफ टाइम कितनी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस रहता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। तो जो आगे फिर हम इसमें और वीडियोस लेके आएंगे जिसमें मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। तो अब आप सब लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और जितने लोगों को साथियों को शेयर करना चाहते हैं शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।